हेलो बच्चों, मेरा नाम है आनंद रघुवंशी और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथ क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। इसमें मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। अगर समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ना आए तो कमेंट में फीडबैक ज़रूर दें, जिससे मैं अपनी वीडियो में सुधार कर सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज नंबर 11.1 देखते हैं। डायरेक्ट और इनवर्स इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है हम इसी एक्सरसाइज में समझेंगे। ठीक है। फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के पास में कार पार्किंग चार्जेस हमें दिए हुए हैं, जो कि हमें बताते हैं। 4 घंटे का 60 रुपीज़ चार्ज है कार पार्क करने का। 8 आवर का 100 रुपीज़ है। 12 आवर का 140 रुपीज़ है। 24 आवर का 180 रुपीज़ है। चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इसका चेक करना है कि टाइम के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन से मतलब है 1 घंटे के 10 रुपये लग रहे हैं, 1 घंटे के 10 रुपये लग रहे हैं, तो 2 घंटे के 20 रुपये लगने चाहिए, 3 घंटे के 30 रुपये लगने चाहिए और 4 घंटे के 40 रुपये लगने चाहिए। तो क्या ये टाइम के अनुसार सेम चार्जेस लग रहे हैं या नहीं, ये हमें देखते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि 4 घंटे का 60 रुपीज़, 8 आवर 100 रुपीज़, 12 आवर 140 रुपीज़। तो इसको निकालने के लिए हम इसको मान लेंगे x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको x4, इसको x4, इसको y4। तो हम इसका क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन करेंगे 4 आवर का 60 रुपीज़ से। तो इसको माना x1, इसको माना है y1। तो इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रखेंगे, डायरेक्ट इनवर्स इनवर्स प्रोपोर्शन में इसको रखेंगे। तो हमने देखा x1 में y1 यानी कि 4/60। 4 से 60 काटेंगे, 4 1 जा 4 और 4 15 जा 60। अब हम निकालेंगे यस सेम टू सेम x2 y2 का। x2/y2 इक्वल 8/100, 8/100। इसको काटा तो क्या बचा, 2/25, 2/25। थर्ड का निकालेंगे x3/y3, तो क्या आएगा 12/60, 12/60, 12/140, सॉरी। तो 12 से इसको काटे, 4 से इसको काटेंगे 3 बार में और 4 से इसको काटेंगे 135 बार में जाएगा। x4/4 का निकालेंगे तो 24/180, 24 12 से इसको काटेंगे 2 बार में और इसको काटेंगे तो 15 बार में जा रहा है। तो हम देखते हैं क्या क्या आया हमारा। 4/, ये देखिए ये हमारा बिल्कुल भी इक्वल नहीं आ रहा है। 1/15, 2/25, 3/35, 2/15। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 4/60, 8/100, 12/140, 24/180 नॉट इक्वल है, मतलब एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो हमारा ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। द पार्किंग चार्जेस आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। ये पार्किंग चार्ज है वो पार्किंग टाइम के प्रोपोर्शन में नहीं है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं, अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 part ऑफ रेड पिगमेंट विद 8 part ऑफ बेस। इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट ऑफ बेस दैट नीडेड टू बी एडेड। इसमें बोला गया है एक पेंट का मिक्सचर हम बना रहे हैं, 8 पार्ट बेस में हम 1 पार्ट रेड पिगमेंट का मिला रहे हैं। तो ये हमें ये बेस का पता करना है। जब एक एक रेड पिगमेंट में हम 8 पार्ट मिला रहे हैं बेस के, तो 4 में कितने मिलाएंगे और 7 रेड पिगमेंट में कितना बेस मिलाएंगे, 12 रेड पिगमेंट में कितना बेस मिलाएंगे और 20 रेड पिगमेंट में कितना बेस मिलाएंगे। हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 1 में 8 है तो 4 में कितना होगा, 4 8 जा 32, 7 8 जा 56। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं बट हमें सॉल्व करके बताना पड़ेगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो चलिए इसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में सॉल्व करते हैं। ये हमसे बेस के पार्ट पूछे हैं, तो इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, x2 y2। ये मैंने लिख दिया है, आपको सॉल्व करके मैं बता देता हूँ एक बार। इसको मान लेंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, x5 x6। चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व करने के बाद ही हम इसको फिल करेंगे, अभी हम इसको फिल नहीं करेंगे। चलिए हम अभी निकालते हैं x1 y1 और x2 y2 को साथ में लेते हैं। x1 y1, x2 y2 इन दोनों को हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में लेते हैं। तो x1 y1, x2 y2। x1 y1 दिया है हमें 1.8,
तो अपन ने 1/8 ले लिया, और x2/2 दे रखा है, 4/2 नहीं दे रखा है तो हम इसको बाय 2 ही लिखेंगे। इसका हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, y2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y2 आएगा, और 8 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो y2 इक्वल टू 8 इंटू 4 कितना आया 32। तो हमारे y2 की वैल्यू कितनी हो गई 32 वैल्यू आ गई। अब हम अगला देखते हैं, ठीक है, x3 को हमें निकालना है। तो हम ये किसके रिगार्डिंग निकालेंगे, देखो इसके रिगार्डिंग भी हम निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, बट हम इसके रिगार्डिंग नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, इसलिए हम x1/1 से ही x3/3 की वैल्यू निकालेंगे। तो हम लिखेंगे x1/1 x3/3, x1/1 हमें दिया है 1/8, और x3/3 दिया है, x3/3 दिया है 4 अपॉन में बाय 7/3, 7/3, 1/8 इक्वल टू 7/3, बाय 3 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो बाय 3 आया, और 8 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाय 3 इक्वल टू 8 इंटू 7, 8 इंटू 7 56, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 56। सेम टू सेम हमें ये करना है, थर्ड ये 12 वाला और 20 वाला निकालना है। तो किसके रिगार्डिंग निकालेंगे, x1/1 के रिगार्डिंग निकालेंगे, x1/1 के रिगार्डिंग निकालेंगे। x1/1 इक्वल टू x4 अपॉन में बाय 4, x1/1 हमें पता है 1/8 ये दिया हुआ है, हमें निकालना है बाय 4 का, तो 12 अपॉन डैश दिया है तो डैश यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, x/4 ही मान लेंगे, बाय 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बाय 4 आएगा, और इसमें 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 96, तो ये हमारी बाय 4 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम इसकी निकालेंगे x1/1 x5/5, x1/1 1/8, x5/5, x5 की वैल्यू 20 रखी है, बाय 5 हमें फाइंड करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई बाय 1 जा बाय, और 20 इंटू 8 कितना होता है 160, तो हमारी वैल्यू आ गई, हमें यही हमें फाइंड करना था और इसमें फिल करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। अब सारे क्वेश्चन इसी मेथड से होंगे जैसे ये हमने फाइंड किया है ना, इसी तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चन 2, if one part of red pigment required 75 ml of base, how much red pigment should be mixed with 1800 ml of base? उन्होंने बोला है अगर 75 ml के लिए एक पार्ट लग रहा है रेड पिगमेंट का, तो 1800 ml के लिए कितना पार्ट लगेगा। इसमें भी हमें टेबल बनाना होगा और इसी तरह सॉल्व करना होगा। हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे सबसे पहले, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया था। हम लिखेंगे पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट अपॉन में पार्ट ऑफ बेस। रेड पिगमेंट को जब एक में लाया जा रहा है तो बेस उसमें कितना है 75 ml। जब रेड बेस हमारे पास 1800 है तो इसमें रेड पिगमेंट कितना मिक्स करना पड़ेगा, तो रेड पिगमेंट दिया नहीं है तो हम इसको डैश मान लेंगे, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट प्रोपोजल में सॉल्व करेंगे। इसको मान लिया हमने x1, इसको मान लिया y1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2, ये हमें फाइंड करना है। तो इनको डायरेक्ट प्रोपोर्शन रख देंगे एक दूसरे के, x1/1 इक्वल टू x2/2, x1/1 की वैल्यू 1/75, y2 की वैल्यू नहीं दी, नहीं x2 की वैल्यू नहीं दी, y2 की वैल्यू दी हमें 1800, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 इंटू 75 इक्वल टू 1800, और x2 यहीं रहेगा, 1800 अपॉन में 75 हो जाएगा, इसको काटने पे क्या बचेगा 24 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमें 24 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट जरूरत पड़ेगी 1800 ml बेस में मिलाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, जैसे इसमें ब्रैकेट बना के सॉल्व किया था वैसे इसमें बॉक्स बना के सॉल्व करना है। अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री fills 840 bottles in 6 hours, 6 आवर में 840 बोतल फिल कर रही है फैक्ट्री। हाउ मैनी बॉटल विल फिल इन 5 आवर्स, 5 आवर्स में कितनी बोतल फिल होंगी। पहले इसमें हम बॉटल्स का और टाइम का बॉक्स बनाएंगे और फिर इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रखेंगे। तो हमने यहाँ पे बॉक्स बनाया कि टाइम इन हावर में दिया है और नंबर ऑफ बॉटल 6 आवर में हमारी 840 बॉटल्स फिल हो रही हैं, तो 5 आवर में कितनी बॉटल्स फिल होंगी। यहाँ पे हमें दिया नहीं तो इसको डैश मान लेंगे, इसको मान लिया हमने x1/1, इसको मान लिया x2/2। अब इनको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रखते हैं, x1/1
x1 अपॉन बाय वन और x2 अपॉन बाय टू इक्वल में रखा। x1 y1 वैल्यू 6 अपॉन 840 और x2 y2 वैल्यू 5 बाय 2 फाइंड करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, y2 इंटू 6, क्या है y2 इंटू 6 इक्वल टू 5 इंटू 840। और 6 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। 5 इंटू 840 अपॉन में 6। अब 6 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 140 बार में जाएगा। 140 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 700 बॉटल फिल होंगी 5 आवर में। 700 बॉटल आर फिल्ड इन 5 आवर। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A photograph of a bacteria enlarged 15,000 times। एक बैक्टीरिया का फोटोग्राफ है। बैक्टीरिया बहुत छोटा सा था जिसको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते माइक्रोस्कोप से। इसके फोटो को जूम कर लिया 50,000 टाइम जब उसकी लेंथ हुई 5 सेंटीमीटर। shown in the diagram। What is the actual length of the bacteria? इसकी actual length जो मतलब बिना जूम किए है वो कितनी होगी, पहले तो ये फाइंड करना है। दूसरा क्वेश्चन है if the photograph is enlarged 20,000 times only what would be its enlarged length। सबसे पहले हमें इसकी वो फाइंड करना है कि देखो 15,000 टाइम्स किया तो 5 सेंटीमीटर, और 40,000 टाइम्स करते तो 4 सेंटीमीटर आती। 30,000 टाइम्स इंक्रीज करते तो 3 सेंटीमीटर आती। और 20,000 टाइम्स इंक्रीज किया है तो हमारी लेंथ इसकी सीधी सीधी 2 सेंटीमीटर आएगी। और हमें इसकी एक्चुअल लेंथ फाइंड करनी है और ये तो हमने यहीं पे निकाली है। फिर इसको रफ रजिस्टर में भी सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। तो चलिए हमें ये बैक्टीरिया दिया हुआ है, इसकी लेंथ हमें कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। 15,000 जूम करने के बाद 50,000, तो हमें इसकी एक्चुअल लेंथ निकालनी है। तो हम इसकी एक्चुअल लेंथ को मान लेंगे x। लेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया बी x सेंटीमीटर। तो अब हमें क्वेश्चन के अनुसार हम सॉल्व करते हैं कि एक्चुअल लेंथ को बढ़ाया गया है 15,000 टाइम्स, तब उसकी लेंथ आ रही है 5 सेंटीमीटर। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। x बराबर ये मल्टीप्लाई में जाकर चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। और हम देखते हैं 5 से इसको काटेंगे 1 बार में जाएगा, तो ये भी 1 बार में जाएगा। तो क्या बचेगा, 1 अपॉन 10,000। 10,000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁴। और पावर ऊपर जाएगी तो काय में चली जाएगी, पावर इनवर्स में माइनस में चली जाएगी। इसकी एक्चुअल लेंथ क्या आ गई, 10⁻⁴। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एनलार्ज लेंथ का ब्रैकेट बनाएंगे और एक बनाएंगे एनलार्ज फोटोग्राफ। एनलार्ज लेंथ कितनी आ रही है, 5 सेंटीमीटर। जब फोटोग्राफ को इंक्रीज किया गया है 15,000 टाइम, जब फोटोग्राफ को 20,000 टाइम इंक्रीज किया गया है तो x2 यानी कि एनलार्ज लेंथ कितनी आएगी हमें फाइंड करना है। इसको मान लेंगे x1 y1 x2 y2। डायरेक्ट प्रोपोर्शन रखते हैं, x1 अपॉन y1 x2 अपॉन y2। इनकी वैल्यू है 5 अपॉन 50,000, इसकी वैल्यू x2 अपॉन 20,000। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x2 इंटू 50,000, 5 इंटू 20,000, और ये 50,000 कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा। इसको काटेंगे, 5 10 जा 50, 3 जीरो गई, और 10 2 जा 20। तो x2 हमारा कितना है, 2 सेंटीमीटर, और यही हमारी अंदाज है 2 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर। ये शिप का मॉडल है, इसकी ये मास्ट यानी कि ये जो आपको ऊपर दिख रहा होगा ना, ये पताका टाइप का, ये हमें 9 सेंटीमीटर दे रखी है। वाइल मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप, जो ओरिजिनल शिप है उसकी लेंथ कितनी है, 12 मीटर हाई। इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 20 मीटर, ये लंबाई 20 मीटर है एक्चुअल शिप की, तो हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप, तो मॉडल शिप की लंबाई कितनी होगी। चलिए फाइंड करते हैं। चलिए एक बार और मैं आपको इसको डायग्राम समझा देता हूँ कि जो एक्चुअल लेंथ है वो इस मैच की मास्ट की कितनी है, 12 सेंटीमीटर, लेकिन हमें कितनी दे रखी है, मॉडल की 9 सेंटीमीटर। एक्चुअल लेंथ बोट की कितनी है, 28 सेंटीमीटर। हमें मॉडल की लेंथ फाइंड कर, वो दोनों कितनी लेंथ बनानी है। यहाँ पर देखेंगे लेंथ इन मॉडल, लेंथ लेंथ ऑफ मॉडल, एक्चुअल लेंथ। लेंथ ऑफ मॉडल देखिए 9 मीटर, एक्चुअल लेंथ है 12 मीटर, और एक्चुअल लेंथ हमें 28 मीटर दे रखी है शिप की, और हमें मॉडल की लेंथ फाइंड करनी है। तो एक्स मान लेंगे x1, इसको बाय वन, x2 इसको बाय टू। राइट प्रोपोर्शन रखेंगे, x1 बाय वन x2 बाय टू, तो 9/12 बाय टू अपॉन में 28। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे काटेंगे इसको। इसको हम ऐसे काटेंगे कि 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 7 जा 28, और 7 3 जा 21 सेंटीमीटर। सो हम लिखेंगे, सो द एक्चुअल लेंथ ऑफ द शिप इज 21 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा। तो चलिए बच्चों वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें दिया है, सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन 9 × 10⁶ crystals।
अगर 2 केजी शुगर में इतने क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल मतलब चीनी के टुकड़े, इतने क्रिस्टल्स हैं, हाउ मैनी शुगर क्रिस्टल आर देयर इन 5 केजी ऑफ शुगर एंड 1.2 केजी ऑफ शुगर। तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि 5 केजी शुगर में कितने क्रिस्टल होंगे और 1.2 केजी शुगर में कितने क्रिस्टल होंगे, तो ये हमें पता करना है। चलिए देखते हैं। तो हम इसका टेबल बना लेंगे, जैसे कि हम लिखेंगे नंबर ऑफ क्रिस्टल्स इस लाइन में लिखेंगे, ठीक है, और नंबर ऑफ शुगर इन केजी इस लाइन में लिखेंगे। तो हमने देखा था 2 केजी शुगर में 9 इंटू 10⁻6 क्रिस्टल थे। अब हमसे पूछा 5 केजी में कितने होंगे क्रिस्टल, ठीक है, और 1.2 केजी में कितने क्रिस्टल होंगे। अब क्रिस्टल हमें दिया नहीं है तो हम इसको मान लेंगे, इनको मान लेंगे x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3। इनको रखेंगे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, यानी x1 अपॉन y1 के इक्वल में हम क्या रखेंगे, x2 अपॉन में y2। चलिए देखते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने इनको रखा इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो x1 अपॉन में y1 इक्वल टू x2 अपॉन में y2। x1 और y1 की वैल्यू हम रख देंगे 9 इंटू 10⁻6 अपॉन में 2। x2 हमें फाइंड करना है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, और y2 की वैल्यू हमें दे रखी है 5 kg। चलिए x2 की वैल्यू निकालनी है, बाकी 3 वैल्यू दे रखी हैं। तो ये 5 यहाँ से डिवाइड में था, इधर जाके काय में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो x2 की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए आगे क्या किया है, 5 यहाँ पर x2 ये रखा है, इक्वल में क्या है 9 इंटू 10⁻6 अपॉन में 2, और जो 5 जो है मल्टीप्लाई में चला गया। अब हम देखते हैं ये कितना हो गया, 9 5 जा 45 इंटू 10⁻6 अपॉन में 2। अब 45 को 2 से काट लेंगे तो कितना आया 22.5 इंटू 10⁻6। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए एक एक अंक पहले जीरो चाहिए, यानी कि यहाँ जीरो चाहिए। अगर पॉइंट एक अंक खिसकेगा तो यहाँ पे जीरो भी एक बढ़ जाएगी। पॉइंट यहाँ खिसक गया 2.25 और एक जीरो बढ़ गई, 6 की जगह पे क्या हुआ 10⁻7। तो हम लिखेंगे hence number of crystal in 5 kg of sugar equal 2.25 into 10⁻7। सेम टू सेम हम इसका निकालेंगे 1.2 kg का, ठीक है। तो इसको हम x1 y1 के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में x3 बाय 3 रखकर भी निकाल सकते हैं, और x2 बाय 2 के प्रोपोर्शन में x3 बाय 3 रखकर भी निकाल सकते हैं। हम x1 बाय 1 से निकालेंगे क्योंकि इससे निकालना आसान होता है। चलिए देखते हैं। x1 बाय 1 अपॉन x3 बाय 3। x1 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻6 बाय 1 की वैल्यू 2 इक्वल टू x3 की वैल्यू हमें पता करना है कितने क्रिस्टल हैं, और कितनी शुगर है हमारे पास, बाय 3 की वैल्यू 1.2 kg शुगर में कितने क्रिस्टल होंगे। तो देखिए ये तो दिया ही है और ये हमें फाइंड करना है, तो इस वैल्यू को हमें इधर लाना पड़ेगा। ये डिवाइड में है तो इधर जाकर काय में जाएगी, मल्टीप्लाई में। तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻6 इंटू 1.2 अपॉन में कितना आ जाएगा 2। ये 10 कहाँ से आया, हमने इसका पॉइंट हटा दिया, तो नीचे एक पॉइंट के बाद एक अंक था तो पॉइंट एक जीरो नीचे बढ़ जाएगी। आगे देखते हैं क्या हुआ, 9 इंटू 10⁻6 इंटू ये पॉइंट हट गया तो क्या हो गया 12, और इधर क्या बढ़ गई एक जीरो, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं ये कितना हो गया, इससे इसको काटेंगे, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, ठीक है। और इस 6 से 6 9 जा 54 इंटू 10⁻6 और 5 2 जा 10, ठीक है। तो इसको 10 से काट देंगे। 10 से कैसे काटते हैं आपको पता है, जैसे कि एक जीरो होती है ना और किसी को काट रहे हैं तो एक अंक पहले पॉइंट लग जाएगा। तो 5.4 इंटू 10⁻6, तो हम लिख सकते हैं हेंस नंबर ऑफ क्रिस्टल इन 1.2 kg ऑफ शुगर आर 5.4 इंटू 10⁻6। यही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Rasmi had a road map with a scale of 1 centimeter representing 18 kilometer. She drives on a road for 72 kilometer. What would be her distance covered in the map? इन्होंने हमसे कहा है सीधी भाषा में, रश्मिका पे रोड का एक मैप है जिसमें जब मैप में 1 सेंटीमीटर नापती है वो, तो एक्चुअल में वो 18 किलोमीटर डिस्टेंस होता है। अगर वो ड्राइव कर रही है 72 किलोमीटर, तो ये पूछ रहे हैं मैप में डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। मैप में डिस्टेंस कितना होगा, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है मैप में, 18 किलोमीटर के, तो 72 किलोमीटर किसके बराबर होगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। हम यहाँ पे लिख लेंगे कि डिस्टेंस इन मैप, डिस्टेंस हमें मैप में काय में दे रखा है सेंटीमीटर में, ये तो हमने सेंटीमीटर में लिख लिया। और दूसरी लाइन लिखेंगे एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस काय में दे रखा है किलोमीटर में, तो हमने किलोमीटर में लिख लिया। जब डिस्टेंस मैप में 1 सेंटीमीटर हो रहा है तब एक्चुअल डिस्टेंस कितना हो रहा है 18
किलोमीटर, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है। तो ये बोल रहे हैं जब 72 किलोमीटर डिस्टेंस एक्चुअल में होगा तो मैप में वो कितना ट्रेवल करेगी, कितने सेंटीमीटर का होगा बताइए। तो इसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन रखेंगे, इसको मान लेंगे x1, इसको y1, इसको x2 तो मान ही लिया है तो इसको मान लेंगे y2। वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रखेंगे, x1 अपॉन में y1, x2 अपॉन में y2। x1 की वैल्यू 1/18 और x2 की वैल्यू पता करना है और y2 की वैल्यू 72। ठीक है, ये दोनों तो दिए हुए हैं तो ये वैल्यू इधर चली जाएगी तो x2 की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। तो हम 72 को उठा के और इधर फेंक दो उठा के, ठीक है, डिवाइड में है तो इधर जाके काय में जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो होगा 72 इंटू 1/18। 18 बन जाए 18, 18 4 जा 72 और 4 बन जा 4। तो हमारा डिस्टेंस कितना होगा मैप में, 4 सेंटीमीटर। हेंस डिस्टेंस कवर्ड इन मैप इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखते हैं, a 5 मीटर 6 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट अ शैडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द सेम टाइम। चलिए पहले इतना समझ लेते हैं कि एक खंबा है, ठीक है, मानो लाइट का खंबा है, जिसकी हाइट है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, लेकिन वो उसकी छाया, उसकी जो परछाई बन रही है वो कितनी बन रही है धूप में, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द सेम टाइम लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर हाई। तो दूसरा खंबा कितना बड़ा है, 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो इसकी शैडो कितनी बनेगी ये बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में हाइट ऑफ अ पोल विच कास्ट अ शैडो 5 मीटर लॉन्ग। दूसरे क्वेश्चन में पोल की हाइट बतानी है जिसकी शैडो कितनी बन रही है, 5 मीटर लॉन्ग। दोनों ही क्वेश्चन, इसमें हाइट दी है, शैडो पूछी है, इसमें हाइट पूछी है, शैडो दी है। चलिए इनको निकालते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है, एक आपको पता ही है कि एक दिया है हमें पोल की हाइट, तो एक में लिखेंगे लेंथ ऑफ पोल और एक में लिखेंगे जो उसकी छाया परछाई, लेंथ ऑफ शैडो। यहाँ पे लिखते हैं लेंथ ऑफ पोल इन सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ शैडो इन मीटर। चलिए देखते हैं लेंथ ऑफ पोल कितनी दे रखी है पहले क्वेश्चन में। यहाँ पे हम देखते हैं लेंथ ऑफ पोल हमें दे रखी है, लेंथ ऑफ पोल दे रखी है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, तब उसकी छाया बन रही है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला था कि अगर पोल की हाइट 10 मीटर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी छाया बताओ, तो इसको हमने मान लिया बाय 2। ठीक है, इसमें बोला था कि इसकी छाया 5 मीटर लॉन्ग है, छाया 5 मीटर लॉन्ग है, तो उसकी हाइट बताओ। इसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रख के सॉल्व करेंगे, काय में रखेंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, x1 y1 x2 y2, इसको x1 मान लेंगे जैसे कि आप पिछले क्वेश्चनों में करते आ रहे हो, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3। तो x1 के रिगार्डिंग हम x2 y2 निकालेंगे x1 y1 से, x1 y1 इक्वल टू x2 y2। x1 की वैल्यू 5.60, y1 की वैल्यू 3.20 और x2 की वैल्यू 10.50 और y2 की वैल्यू हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें बाय को ऊपर लाना है, बाय ऊपर चला जाएगा तो ये 5.60 नीचे आ जाएगा और 3.20 ऊपर चला जाएगा, तो बाय ऊपर आ गया, 5.60 नीचे आ गया, 3.20 ऊपर आ गया, ये यहीं का यहीं रहेगा। अब हम देखते हैं कि ये कितना हो रहा है, ये देखिए इस पॉइंट से ये पॉइंट हट गया, ठीक है, और 0 से 0 कट गई, तो ये कितना आ गया 32 अपॉन में 56 और 10.50 था। ठीक है, इसका अगर पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या बढ़ जाएगा, नीचे बढ़ जाएगा 100 और एक जीरो थी तो इससे ये जीरो कट जाएगी, तो क्या बचेगा 105 अपॉन में 10। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 8 4 जा 32 और 8 7 जा 56। ठीक है, और हम 7 से इसको काट देंगे, कितनी बार में जाएगा, 7 10 जा 70 और 7 5 जा 35, 70 और 35 105, तो ये 15 बार में जाएगा 7 से। तो नीचे क्या बचा 10 और ऊपर 15 मल्टीप्लाई बाय 4, 15 4 जा 60 और नीचे क्या जाएगा 10, 0 से 0 कट जाएगी, तो ये हमारा 6 मीटर आंसर आ गया। हेंस लेंथ ऑफ द शैडो
6 मीटर व्हेन द लेंथ ऑफ द पोल इज 10.50 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x1 y1 के रिगार्डिंग क्या लेंगे, x3 y3। x1 y1 5.60 3.20 इक्वल टू x3 अपॉन y3। x3 हमें नहीं दिया, y3 दिया है 5। इससे हम निकालेंगे। चलिए देखते हैं कि x3 तो ऊपर ही है, तो हम इस 5 को उठा के कहाँ पहुंचा देंगे, इधर फेंक दो, मल्टीप्लाई में फेंक दिया, मल्टीप्लाई में 5.60 मल्टीप्लाई में अपन 3.20। पॉइंट से पॉइंट हट गया, ये आ गया 500 और 0 से 0 कट गई तो 56 अपॉन में 32 इंटू 5। अब इनमें कट तो कुछ नहीं रहा है, ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई, ये कट रहा है, चलिए इसको देखते हैं। 8 4 जा 32 और 8 7 जा 56, ठीक है, और 7 5 जा 35 अपॉन में 4। अब हमको इसको प्रॉपर वैल्यू निकाल ली है, तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा 4 8 जा 32, कितना बचा, 3 बचा है, ठीक है, तो पॉइंट ले लेंगे, 3 के पीछे 0 लग जाएगी। 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 बचा 2, उसके पीछे 0 लगा लेंगे, तो 4 5 जा 20, तो हमारा आ गया 8.75। Hence the length of the pole is 8.75 मीटर when the length of the shadow is 5 मीटर। जब शैडो 5 मीटर थी तो उसकी हाइट कितनी फाइंड की हमने, 8.75 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अ लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम, हाउ फार इट कैन ट्रेवल इन 5 आवर्स। सीधा सीधा क्वेश्चन है कि वो 25 मिनट्स में 14 किलोमीटर जाता है, तो अगले 25 मिनट्स में भी 14 किलोमीटर जाएगा और अगले 25 मिनट्स में भी 4 किलोमीटर जाएगा, क्योंकि स्पीड उसकी सेम है। तो 5 आवर्स बाद ये कितने किलोमीटर जाएगा, ये हमसे पूछा है। चलिए इसको देखते हैं। तो जैसा कि हमसे क्वेश्चन में बोला था, तो हम वही दो चीज़ें लिखेंगे। एक तो दिया है डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और एक टाइम दिया है। डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है और टाइम हावर में दिया है, ठीक है, क्योंकि हावर में पूछा है ना, तो हम हावर में लिखेंगे। हावर में पूछा है तो हावर में लिखेंगे, इसको भी 25 को भी हम हावर में लिखेंगे। तो ये लिख लिया हमने, 14 किलोमीटर जा रहा है कितने मिनट में, 25 मिनट। लेकिन इसको हावर में लिखना है तो क्या लिखेंगे, 25 डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 25 डिवाइडेड बाय 60 ये हमारा हावर में लिखा हो जाएगा, ठीक है। और x2 हमें पता करना है कि कितने किलोमीटर जाएगा और टाइम हमें दे रखा है 5 आवर, तो इसको मान लेंगे x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। अब हम फाइंड करेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रख कर, जैसे कि हमें दिया है x1 y1 इक्वल टू x2 y2, 14 अपॉन में 25 अपॉन में 60, ठीक है, और ये दिया है x2 में पता करना है और y2 की वैल्यू दी है 5। तो यहाँ से इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, जब जब भी डिवाइड के डिवाइड में कुछ दिया हो ना, तो वो पलट के मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 60 अपॉन में 25, ये पलट के लिखा हो जाता है। और इक्वल टू में क्या दिया, x2 अपॉन में 5, ये 5 डिवाइड में तो इधर जाकर क्या चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई में आ गया 14 इंटू 60 इंटू 5 अपॉन में 25, 5 बन जा 5 और 5 5 जा 25, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, 5 से सब काटेंगे, 12 बार में कटेगा, ठीक है, और 12 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 168 x2 की वैल्यू आ गई। x2 हमसे क्या पूछा था, एक्चुअल डिस्टेंस जो कि 5 किलोमीटर में कवर करेगा, हैंड्स ट्रक ट्रेवल 168 किलोमीटर इन 5 आवर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो चुकी है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और अगली वीडियो आपकी आएगी अगले दिन सुबह 7 बजे, और जो भी टॉपिक आपको चाहिए हो, जो भी चैप्टर आपको चाहिए हो, आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, धन्यवाद।